नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स का वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। शक्ति दुबे की एकेडमिक जर्नी शुरू हुई थी पीट्री डिशेस और एंजाइम्स के साथ। एक बायोकेमिस्ट जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन जब 2024 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज टॉप किया तो उन्होंने किसी साइंस सब्जेक्ट से नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से मेंस लिखा। एक साइंस ग्रेजुएट जो सिविल सर्विसेज में टॉप कर रही है विद अ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, ये एक ऑड केस नहीं है, ये है एक बड़ा पैटर्न। आज के टेक्निकल ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंस टॉपर्स एक एक करके अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को छोड़कर जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स की तरफ, एंड द नंबर्स आर लाउड एंड क्लियर। 2020 के मेंस में 85% टॉपर्स ने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ऑप्ट किए और सिर्फ 5.5% ने अपने इंजीनियरिंग या साइंस सब्जेक्ट्स को चुना। ये सिर्फ एकेडमिक स्विच नहीं है, ये है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, एक केयरफुली कैलकुलेटेड मूव जिसकी जड़ें एग्जाम के डिजाइन, सिलेबस ओवरलैप और कोचिंग इकोसिस्टम की डायनेमिक्स में छुपी हुई है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग ट्रेंड को डिकोड करते हैं, कैसे और क्यों इंडिया के ब्राइटेस्ट टेक्निकल माइंड्स सिविल सर्विसेज में उतरते वक्त आर्ट्स को अपना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की, ताकि आपको यह समझ में आए कि ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्यों हो रहा है। हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। प्रीलिम्स में पार्टिसिपेशन हाफ से भी कम हो जाता है, फिर मेंस और इंटरव्यू के बाद सिर्फ 1000 के आसपास लोग फाइनल लिस्ट में आते हैं। एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज यानी जीएस पेपर 1 और सी सेट यानी जीएस पेपर 2। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ते, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है। यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे GS2 भी कहा जाता है। ये पेपर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करता है। इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 33% लाना होता है और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। इस एग्जाम में मैथ्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है और इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स की संख्या जो यूपीएससी सीएससी की सिलेक्शन लिस्ट में बढ़ रही है, उसकी एक बड़ी वजह इस सब्जेक्ट को भी माना जाता है। 2011 में इस पेपर को यूपीएससी एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2015 में इसे क्वालिफाइंग पेपर बनाया गया। उसके पहले प्रीलिम्स में एक जीएस का एग्जाम होता था और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, लेकिन रियल बैटल ग्राउंड है मेंस। यहां होते हैं 9 पेपर्स, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स, एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश। इसके अलावा एक ऐसे पेपर, 4 जनरल स्टडीज पेपर फ्रॉम GS1 टू GS4 और 2 पेपर्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहीं से शुरू होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की असली कहानी। 500 मार्क्स यानी पूरे मेन स्कोर का करीब 30% आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से आता है और यही वो एरिया है जहां स्मार्ट एस्पिरेंट्स गेम बदलते हैं। आप सोचिए, आप सिविल इंजीनियर हैं या डेंटिस्ट या फिजिसिस्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आप फिर से वही पढ़ेंगे जो कॉलेज में पढ़ा था, वो भी बिना कोचिंग सपोर्ट के, आउटडेटेड सिलेबस के साथ? और विल यू गो फॉर अ सब्जेक्ट जो थोड़ा फेमिलियर लगे, टाइम एफिशिएंट हो और जिसका ओवरलैप जीएस और ऐसे पेपर से हो? कुश मोटवानी, आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट जिन्होंने पिछले साल 11th रैंक हासिल की थी, कहते हैं पहले बेसिक्स दोबारा सीखो, फिर पेपर्स प्रिपेयर करो। ह्यूमैनिटीज में प्रेपरेशन ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होती है। और यहाँ एक और फैक्टर आता है, सिलेबस ओवरलैप। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स का बड़ा चंक जीएस पेपर्स के साथ अलाइन करता है। इंटेग्रिटी पढ़ते वक्त कांत और कौटिल्य काम आते हैं, ऑप्शनल और GS4 दोनों में। फॉरेन पॉलिसी थियरीज पढ़ते वक्त GS2 और ऐसे पेपर भी कवर हो जाते हैं। शक्ति दुबे ने भी यही कहा। जब मैं पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर कर रही थी तो एथिक्स और एसे दोनों के लिए कंटेंट रेडी हो गया था। ये है मैक्सिमम रिटर्न ऑन एफर्ट। कोचिंग इकोसिस्टम भी इसी स्ट्रेटेजी को रीइंफोर्स करता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब्जेक्ट्स की भरमार है। टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मेंटोरशिप है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ऑलमोस्ट नो कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चिंतामन राव देशमुख एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर महादेव जगताप इसे फीडबैक लूप कहते हैं।
ह्यूमैनिटीज का हायर सक्सेस रेट कोचिंग इकोसिस्टम को उसी तरफ खींच ले गया। अब स्टूडेंट्स वही सब्जेक्ट लेते हैं जहां कोचिंग है, और कोचिंग वही सब्जेक्ट्स पढ़ाती है जहां स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूपीएससी के ऑप्शन लिस्ट में है ही नहीं, तो उस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स को मजबूरन स्विच करना पड़ता है। स्कोरिंग एंगल भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, लेकिन सब इससे अग्री नहीं करते। आकाश गर्ग, जिसने 2024 में 5th रैंक हासिल किया, एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका ऑप्शनल था सोशियोलॉजी। उनका साफ कहना है, इट वॉजंट अबाउट टर्निंग अवे फ्रॉम माई टेक्निकल फाउंडेशन, इट वॉज अबाउट अलाइनिंग विद द एग्जाम्स जनरलिस्ट नेचर। और शायद इसी अप्रोच की जरूरत है आज की सिविल सर्विसेज को। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो फिस्कल मल्टीप्लायर कैलकुलेट भी कर सके और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी समझे। यही चाहिए शायद इस इमर्जिंग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी को। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, याद रखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एकेडमिक एफर्ट का मामला नहीं है, ये एक टैक्टिकल चॉइस है जो डिसाइड कर सकता है कि आपकी रैंक और सर्विस, स्ट्रैटेजी, सिलेबस मैपिंग, टाइम इन्वेस्टमेंट, सब कुछ फैक्टर करता है। क्योंकि एंड में इस एग्जाम में वही जीतता है जो सिलेबस नहीं, सिस्टम समझता है। सिर्फ 72 घंटे के भीतर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर दो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी या सीसीएस मीटिंग्स हुई। बॉर्डर बंद, अटैचेज वापस बुला लिए गए और अब एक बिल्कुल नई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। पहलगाम के दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई, भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एनएसएबी यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये वो बॉडी है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और क्रिटिकल थ्रेट असेसमेंट पर सलाह देती है। और इस बार ये बोर्ड सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि सब्सटेंस से भरा है। नई एनएसएबी की कमान अब संभाल रहे हैं आलोक जोशी, पूर्व रॉ चीफ, 1976 बैच के आईपीएस ऑफिसर जिनके पास 3 डेकेड्स का इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस है। नेपाल में रॉ स्टेशन चीफ रह चुके जोशी को काउंटर टेररिज्म की ग्राउंड रियलिटीज की गहरी समझ है। आलोक जोशी ने हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और जेएनयू के एल्यूमिनस हैं। जोशी 2018 में देहरादून में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च एंड साइबर सिक्योरिटी सेंटर सेट करने वाले प्रमुख अफसर भी रहे हैं। उनके साथ जुड़ रहे हैं एयर मार्शल पीएम सिन्हा, रिटायर्ड फॉर्मर वेस्टर्न एयर कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, रिटायर्ड एक्स सदर्न आर्मी कमांडर, रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड, आईपीएस वेटरन्स राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह, और सीजन डिप्लोमेट बी वेंकटेश वर्मा जो आईएफएस से रिटायर हुए हैं। यानी इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, मिलिट्री और पुलिसिंग, एक ट्रूली मल्टी डिसिप्लिनरी थिंक टैंक तैयार हुआ है जो आने वाले महीनों में इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर गहरी छाप छोड़ सकता है। इस मूव का कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही क्रिटिकल है जितना इसका कंटेंट। ये एनएसएबी का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ठीक उसी समय जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े डिप्लोमेटिक कदम उठाए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस और पाकिस्तान में तैनात इंडियन मिलिट्री अटैचेस को वापस बुला लेना। ये सब कुछ कंसर्टेड सिग्नल है कि अब रूटीन डिप्लोमेसी नहीं बल्कि असर्टिव सॉवरेनिटी का दौर है। सोर्सेस के मुताबिक पीएम मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस को पूरी छूट दे रखी है और यह साफ है कि आने वाले दिनों में एक कैलिब्रेटेड, पॉसिबली फोर्सफुल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी सामने आ सकती है। एनएसएबी के इस नए रूप से यह भी साफ होता है, चाहे साइबर थ्रेट्स हो, ड्रोन इंट्रूजन्स या ग्रे जोन वॉरफेयर, ये टीम हर एंगल को कवर कर सकती है। और शायद यही आज के भारत को चाहिए, ऐसा एडवाइजरी स्ट्रक्चर जो ना सिर्फ फाइल देखे बल्कि फील्ड को भी समझे। ये डेवलपमेंट सिर्फ एक हाई लेवल रीशफल नहीं है, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग में हो रहे टेक्टोनिक शिफ्ट का हिस्सा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनएसएबी की ये ड्रीम टीम ग्राउंड पर कितनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ला पाएगी, क्योंकि आज अगर नेशनल सिक्योरिटी एक चेस बोर्ड है तो ये बोर्ड अब नए मास्टर्स के हवाले है। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के मेजर ट्रांसफर्स पर।
जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लीडरशिप में मेजर बदलाव किए गए हैं। 2014 बैच के आईएएस राहुल यादव को बनाया गया है नया एमडी जेएनके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और साथ ही उन्हें जेएनके पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं 2011 बैच के आईएफएस संदीप कुमार को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम का मिशन डायरेक्टर बनाया गया है। ये रोल पहले राहुल यादव के पास था। केरला में पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। 1998 बैच के आईपीएस एच वेंकटेश अब बने हैं एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, जबकि मनोज अब्राहिम को प्रमोट करके डायरेक्टर जनरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज बनाया गया है। ये नई एक्स काडर पोस्ट है। अब चलते हैं मुंबई, जहां देश के सबसे हाई प्रोफाइल पुलिस पोस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का नया चेहरा सामने आया है। 1994 बैच के आईपीएस देवेन भारती अब इस पद की कमान संभालेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि मुंबई की क्राइम डायनेमिक्स पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह भी हुआ है कि कमिश्नर का पद अब डीजी से घटाकर एडीजी रैंक कर दिया गया है, ताकि भारती को अकोमोडेट किया जा सके। हमने देवेन भारती की प्रोफाइल और उनके इस कॉन्ट्रोवर्शियल लेकिन स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट पर एक डिटेल्ड वीडियो किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। तो इस हफ्ते का सार अगर एक लाइन में कहें तो सिस्टम बदल रहा है और उसी के साथ बदल रहे हैं इसके प्लेयर्स भी, चाहे वो एस्पिरेंट्स हों जो अब सिलेबस नहीं सक्सेस स्ट्रैटेजी से सब्जेक्ट चुन रहे हैं, या फिर वो एक्स इंटेलिजेंस चीफ्स जो अब नेशनल सिक्योरिटी को रीडिजाइन कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी अब सिर्फ क्रेडेंशियल्स का खेल नहीं रहा, ये कंसिस्टेंसी, कॉन्टेक्स्ट और क्लैरिटी का बैटलफील्ड बन चुका है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और रीशफल्स, रिफॉर्म्स और रियल पॉलिटिक की कहानियों के साथ। तब तक याद रखिए, जो सिलेबस नहीं सिस्टम समझता है वही असली टॉपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।